नमस्कार। मैं गीतांजलि कोलीवाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय लूणकरणसर। आज हम अध्ययन करेंगे बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आइए, आप सबका ऑनलाइन कक्षा की इस श्रृंखला में स्वागत है। और आज हम अध्ययन कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा, जिसमें हमने हिंदी साहित्य का इतिहास किस प्रकार से प्रारंभ हुआ और सबसे पहले फ्रेंच भाषा के कवि ने लिखा, फिर हिंदी भाषा के, फिर अंग्रेजी के जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि इनके नामों का और इनके साहित्य का हमने अध्ययन किया। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। किन किन आचार्यों ने इसे किन किन कालों में विभक्त किया, क्या क्या हिंदी साहित्य के इतिहास के काल बांटे गए और प्रचलित काल विभाजन, आज जो मान्य काल विभाजन किसका है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गारसा दत्तासी से शुरू हो गई थी, परंतु इन्होंने काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया। तो काल विभाजन के क्षेत्र में हम यदि कहें कि लेखन परंपरा तो गारसा दत्तासी से आरंभ हुई है, परंतु इन्होंने काल विभाजन नहीं किया। काल विभाजन में इनका कोई योगदान नहीं रहा। उसके बाद हमने अगला नाम देखा था लेखन परंपरा में शिव सिंह सेंगर का, जिन्होंने लिखा था शिव सिंह सरोज। इन्होंने भी काल विभाजन के संबंध में कोई प्रयास नहीं किया। हम कह सकते हैं कि इन्होंने भी काल विभाजन नहीं किया। तो काल विभाजन और नामकरण के क्षेत्र में हम यदि माने कि सर्वप्रथम जो प्रयास रहा वो था जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन भी किया और हिंदी साहित्य के इतिहास को नाम देने का भी प्रयास किया उन कालों को। तो इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा और उन 11 भागों को अब हम अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को जिन 11 भागों में विभक्त किया वे 11 भाग हैं। चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी का प्रेम काव्य, ब्रिज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य परवर्ती काव्य, कवि, 18वीं शताब्दी में काव्य, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये 11 भाग जो थे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए जिन 11 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया वो ये 11 भाग थे। चारण काल और 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी का प्रेम काव्य, ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य परवर्ती कवि और 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये था जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास। इसी श्रृंखला में अगला नाम हम देखते हैं काल विभाजन में मिश्र बंधु का आता है। मिश्र बंधुओं ने लिखा मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ और इसमें इन्होंने काल विभाजन का जो कार्य किया उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को जिन कालों में बांटा वो इस प्रकार से, सबसे पहले उन्होंने दिया प्रारंभिक काल, फिर माध्यमिक काल, अलंकृत काल, अज्ञात काल के अंतर्गत उन्होंने ऐसे कवियों को रखा जो कि जिनका हमें समय काल नहीं ज्ञात, तो इसे आप छोड़ते हुए चौथा जो काल समझे वो है परिवर्तन काल और पांचवा है वर्तमान काल। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में बांटा: प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। और इसके साथ ही इन्होंने एक अलग काल माना, वो काल कहलाया अज्ञात काल। अज्ञात काल के अंतर्गत मिश्र बंधु ने ऐसे कवियों को रखा जिनका समय नहीं ज्ञात था, जिनका समय के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था किस काल के अंतर्गत वो कवि आते हैं। तो ऐसे कवियों को उन्होंने अज्ञात काल के अंतर्गत स्थान दिया। आगे जाकर इन्होंने क्या किया कि इन्हीं कालों को और अन्य भागों में बांट दिया। जैसे कि प्रारंभिक काल का इन्होंने भेद किया, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। माध्यमिक काल के इन्होंने 2 भाग किए, पूर्व माध्यमिक काल, उत्तर माध्यमिक काल,
अलंकृत काल को इन्होंने दो भागों में विभक्त करते हुए उसके दो नाम दिए, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। इसके बाद इन्होंने परिवर्तन काल नाम दिया और वर्तमान काल। ये 5 नाम इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के अंतर्गत दिए। और एक अन्य नाम दिया अज्ञात काल। उसने उन कवियों को रखा जिनके कालक्रम का, जिनके समय आदि का इन्हें ज्ञान नहीं था, वो स्पष्ट नहीं थे, उन कवियों को इन्होंने अज्ञात काल के अंतर्गत स्थान दिया। इसी श्रृंखला में काल विभाजन और नामकरण की श्रृंखला में हम अगला नाम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये काफ़ी प्रचलित नाम है और इनका काल विभाजन भी काफ़ी मान्य का माना जाता है। वर्तमान में हम माने तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन मान्य काल विभाजन है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को पहले 3 भागों में बांटा, जो कि कहलाया आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल के फिर 2 भाग हुए, पूर्व मध्य और उत्तर मध्य। पूर्व मध्य कहलाया भक्ति काल और उत्तर मध्य काल कहलाया रीतिकाल। तो इस प्रकार से इन्होंने पहले 3 भाग किए और फिर 4 भाग किए। वो 4 भाग इस प्रकार से आदिकाल, जो कि वीरगाथा काल भी कहलाया, आदिकाल ही वीरगाथा काल को कहा जाता है। उसके बाद पूर्व मध्य काल में भक्ति काल और उत्तर मध्य काल में रीतिकाल का नाम आता है। और तीसरा नाम है गद्य काल, जिसे कि आधुनिक काल की इन्होंने संज्ञा प्रदान की। तो यही है कि इन्होंने वीरगाथा काल आदिकाल को कहा, भक्ति काल पूर्व मध्य काल, रीतिकाल उत्तर मध्य काल और गद्य काल आधुनिक काल। समय सीमा देखें तो संवत 1050 से संवत 1300 तक का समय है। 1375 का जो समय है वो है आदिकाल। 1375 से 1700 का समय भक्ति काल। संवत 1700 से संवत 1900 का समय रीतिकाल के अंतर्गत आया। और उसके बाद संवत 1900 से लेकर जो वर्तमान का काव्य है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाला काव्य है। इसके बाद अगला नाम हम देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही हिंदी काल के इतिहास को जो 4 भागों में वर्गीकृत किया और नामकरण भी उन्हीं के अनुरूप दिया और काल विभाजन भी इनका समान ही है दोनों का। इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन 4 कालों में विभक्त किया और समय सीमा भी वही संवत 1000 से संवत 1375 की भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 तक, रीतिकाल संवत 1700 से संवत 1900 तक का समय और आधुनिक काल संवत 1900 से लेकर वर्तमान का जो काल है, वर्तमान का जो समय है वो है आधुनिक काल। तो ये वर्गीकरण था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इसी क्रम में हम अगला नाम देखते हैं, वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा संधि काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 5 भागों में बांटा। जो आदि काल था उसे इन्होंने संधि काल और चारण काल, इन 2 भागों में बांटा और उसके बाद शेष भाग वही रहे जो कि शुक्ल जी ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माने, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो इस प्रकार से इनके हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 काल हो गए, जो इस प्रकार थे संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। संधि काल की समय सीमा है संवत 750 से संवत 1000। चारण काल का समय है संवत 1000 से संवत 1375। भक्ति काल का समय है संवत 1375 से संवत 1700। रीति काल का समय है संवत 1700 से संवत 1900 का समय रीति काल के अंतर्गत आता है और उसके बाद 1900 से लेकर जो वर्तमान का समय है वो है आधुनिक काल का काव्य। और इसी प्रकार से अगला नाम हम देखते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया। जो भाग इस प्रकार से हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। बड़ा ही सरल सा इन्होंने काल विभाजन किया जो 3 भागों में था, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में जो समय सीमा है वो संवत 1100 से संवत 1500 तक का समय प्राचीन काल कहलाया। संवत 1500 से 1800 का जो समय है वो मध्यकाल के अंतर्गत आया और संवत 1800 से लेकर आप यहाँ कहिए कि वर्तमान तक का जो काव्य है वो है आधुनिक काल।
तो धीरेन्द्र वर्मा ने 3 कालों में बांटा हिंदी साहित्य के इतिहास को, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आगे बढ़ते हैं और अगला काल विभाजन देखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। इन्होंने वही 3 काल माने, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, जो धीरेन्द्र वर्मा ने स्वीकार किए थे। इनकी समय सीमा है संवत, जो ईस्वी में इन्होंने, इनके बारे में आप ये प्रमुख बात ध्यान दीजिए कि इससे पूर्व हमने जो भी काल विभाजन देखा वो संवत में था, परंतु डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जो काल विभाजन है वो हमें मिलता है ईस्वी में। ये प्रमुख अंतर है इनका कि गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन ऐसा है जो कि ईस्वी में है। इसके अलावा अन्य हमने जो भी काल विभाजन देखे हैं, पढ़े हैं, वो संवत के अंतर्गत आते हैं। तो इनका प्राचीन काल आता है 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। मध्यकाल के इन्होंने 2 भाग किए, जो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल कहलाया। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी तक का समय और उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत 1600 ईस्वी से 1850-57 ईस्वी तक जो है उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत आता है। और आधुनिक काल सन 1857 ईस्वी से लेकर वर्तमान जो है वो है आधुनिक काल। अगला नाम देखते हैं काल विभाजन में जिन्होंने किया, वो है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में वर्गीकृत किया और वो है सिद्ध सामंत काल। सिद्धों और सामंतों की वाणियों के आधार पर, आदिकाल में जो सिद्धों और सामंतों की वाणियाँ मिलती हैं, उनका जो काव्य मिलता है, उसके आधार पर इन्होंने पहला काल दिया सिद्ध सामंत काल। और वही हमने आगे देखा कि सूफियों का काव्य भी नज़र आया, तो सूफी काव्य के कारण इन्होंने इसे नाम दिया सूफी युग। और फिर भक्ति युग और दरबारी युग और नवजागरण युग, ये 5 काल थे। तो यहाँ पर इन्होंने, हम यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने सिद्ध सामंत काल न कहकर इसे युग कहा है। इनके सभी जो कालों के अंत में इन्होंने युग शब्द का प्रयोग किया है काल के स्थान पर। तो इनका काल विभाजन जो है वो 5 भागों में है, सिद्ध सामंत युग, सूफी भाग का सूफी युग, भक्ति युग, दरबारी युग और नवजागरण युग। तो आज हमने अध्ययन किया हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जो फ्रेंच भाषा के कवि थे, हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा का जिन्होंने आरंभ किया, गारसत तासी, उन्होंने काल विभाजन के क्षेत्र में कोई प्रयास नहीं किया। फिर शिव सिंह सेंगर का नाम हमने देखा, उन्होंने भी काल विभाजन नहीं किया। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जो मिलता है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ में, जिन्होंने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में वर्गीकृत किया। उसके बाद अगला नाम हमने देखा मिश्र बंधु का काल विभाजन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन, राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, धीरेन्द्र वर्मा का काल विभाजन, गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन और राम कुमार वर्मा और राहुल सांकृत्यायन का काल विभाजन हमने देखा। इससे आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे आदिकाल का नामकरण। आशा करते हैं कि आपको इससे आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने में और इस विषय को समझने में सहायता मिली होगी। आप अपने स्तर पर भी इसका अध्ययन कीजिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए और इससे आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे आदिकाल का नामकरण। धन्यवाद।